नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका के सागर साइंस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। ग्रेविटेशन चैप्टर ये बहुत ही एक अहम चैप्टर है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें इस बार 3 इंपॉर्टेंट लॉ देखने हैं। पिछले क्लास में हमने न्यूटन के जो लॉस थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। अभी 10वीं के क्लास में एक नया रूल अपने को यहाँ पे देखना है, जिसको अपन बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे केपलर्स लॉज। केपलर ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने सूरज के आसपास होने वाले प्लैनेट का जो मोशन है इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि किस तरह से ये प्लैनेट सूरज के आसपास घूमते रहते हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसके बारे में उन्होंने कुछ लॉज बताए थे जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ये लॉ प्लैनेट के बारे में है, प्लैनेट का जो मोशन है, प्लैनेट के मोशन के बारे में है, इसलिए केपलर ने जो लॉज बनाए थे उसको हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये क्या लॉ है ये हम यहां पे शुरू करेंगे। मान लो कि ये है सूरज और हमें ये पता है कि पूरे प्लैनेट सूरज के आसपास घूमते रहते हैं और एक ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन ये ऑर्बिट कैसा है? तो जब प्लैनेट ये सूरज के आसपास में घूमता है तो उसका जो घूमने का ऑर्बिट है ये एक इलिप्स होता है। इलिप्स है ना, कि ये जो कुछ यहाँ पे मैंने शेप बनाया है ये स्फेरिकल नहीं है, ये इलिप्स रहता है। अब ये जो इलिप्स है ये यहाँ पे मैंने सूरज बनाया था, ये सूरज है और ये है प्लैनेट। और ये प्लैनेट का मूवमेंट करने का ये जो मार्ग मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो मैंने ऑर्बिट यहाँ पे बनाया है, इसको हम बोलेंगे इलिप्स। अब ये जो इलिप्स जो रहता है, इस इलिप्स के दो फोकाई रहते हैं, दो फोकाई रहते हैं। मान लीजिए कि ये हम यहाँ पे इलिप्स जो है ये इलिप्स बना रहे हैं, ये इलिप्स हमने यहाँ पे बनाया। अब इसके दो फोकाई रहते हैं, इसे F1 मान लो, इसे F2 मान लो। फोकाई ये इस इलिप्स का जो सेंटर है, सेंटर से सेम दूरी पर ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को हम फोकाई बोलते हैं। अब इसमें से हम एक अंदा ही फोकाई बता सकते हैं, दूसरा बताओ न बताओ, ये केपलर्स के लॉ में हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब केपलर का पहला जो अपन यहां पे रूल देखने वाले हैं। अब मान लो कि सूरज जो है ये F1 पे है, F1 यानी कि ये फोकाई है, दो फोकाई रहते हैं। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे सूरज जो है ये एक फोकाई पे है और प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जिस डायरेक्शन से वो घूमता है, जिस ऑर्बिट से वो घूमता है, वो ऑर्बिट का जो शेप है वो है इलिप्स। ये है सूरज, ये है प्लैनेट और ये है प्लैनेट का सूरज के आसपास घूमने का ऑर्बिट, जिसको हम कहेंगे इलिप्स। अब इसके ऊपर पहला जो रूल हम बनाएंगे, केपलर का फर्स्ट लॉ जो बनाएंगे, वो फर्स्ट लॉ क्या बनता है? मान लो इसको हम कहते हैं सन, ये है प्लैनेट और ये है प्लैनेट का सूरज के आसपास ऑर्बिटिंग का मार्ग। अब ये पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व यानी कि घूमना, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कहां पे घूमते हैं? अराउंड द सन, सन के आसपास सभी प्लैनेट घूमते रहते हैं। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब किस तरह से घूमते हैं? उसका जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट कैसा है? इलिप्स है। तो वही हम यहां पे यूज करेंगे, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन।
इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा है उसका? तो इलिप्टिकल है। और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसको तो हमने सन मान लिया है, इसको तो हम प्लेनेट मान रहे हैं। ये प्लेनेट इसके इर्द गिर्द घूमता है, जिस मार्ग से घूमता है उसको हम इलिप्स कहते हैं। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे अपन ने बनाया है, इस डायग्राम में ऑर्बिट तो हमने बता दिया, लेकिन सन कहाँ पे है? तो मैं जैसे कि बताया था कि ये जो इलिप्स जो रहता है, ये इस इलिप्स के दो फोका रहते हैं, एक मान लीजिए F1, एक रहता है F2। अब जब हम ये लॉ पढ़ते हैं, इसमें से कोई तो भी एक फोका अपन यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे F1 यूज कर दिया, ठीक है। अब ये F1 यूज करने के बाद में व्हाट इज F1? F1 इज द फोका जिसके ऊपर अभी ये सन है। तो सन कहां पे है? फोकस के ऊपर है। ये प्लैनेट है और ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में घूम रहा है और ये ऑर्बिट कैसा है? इलिप्स है। तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसको बस एक सेंटेंस में अपन फिरोएंगे, फिर उससे एक रूल तैयार होगा। क्या रूल है वो? देखो, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हो गया, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एंड सूरज कहाँ है? एंड the sun is at its one of the foci। FOC डबल, ये होगा इसका पहला रूल। ध्यान से देखिए, all the planet revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun is at the one of its foci। ये सभी प्लैनेट जो है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जिस मार्ग से वो घूमेंगे वो मार्ग कैसा रहता है? इलिप्स रहता है, यानी कि लंबा वर्तुलाकार रहता है। और वो जो लंबा स्फीयर हम बनाते हैं जिसको एक इलिप्स बोलेंगे, तो सन उसके एक फोकस के पास में रहता है। ये हो गया उसका पहला। अगर प्लैनेट हम यहां पे भी हम बता सकते हैं, ये भी सूरज है, ये भी हम बता सकते हैं, तो फिर ये फोकस हम यूज नहीं करेंगे। दो फोकस है तो दो फोकस में से कोई तो भी एक फोकस हम यूज कर सकते हैं। तो रूल तो वही रहने वाला है। ये तो F2 था, F2 बोले तो वही फोका है। यानी कि प्लैनेट जो घूमेगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, और जब वो घूमते रहता है तब सूरज उसके फोकस पे रहता है। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये तो ये पॉइंट रहेगा, या तो ये पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ऊपर वो रहेगा। और ये कहता है पहला रूल। क्या बोलता है पहला रूल? All the planets revolve around the sun in an elliptical orbit and the sun is at the one of its foci। सूरज कहां पे रहता है? एक फोकस के ऊपर रहता है। ये हो गया पहला रूल। अब जाएंगे हम अपना दूसरा रूल जो है, इस दूसरे रूल के पास में, केपलर का जो दूसरा लॉ है उस दूसरे लॉ के पास में हम जाएंगे। तो उसके लिए पहला रूल वाला जो है, पहला जो रूल हमने देखा था वो पहला रूल, और उसके एक डायग्राम बनाएंगे हम। देखो, ये हमारा है इलिप्स, ये बन गया इलिप्स। अब ये इलिप्स बन गया तो ये हमने यहां पे ड्रॉ किया है ये सन, और इधर हम ड्रॉ करते हैं ये जो है ये है प्लैनेट। अब देखेंगे केपलर का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या देखे था? ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन ऑफ इट्स फोका। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ देखने के लिए भी पहले लॉ का थोड़ा सा इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जो सन है ये फोकस के ऊपर आ गया, ये है सन, ये है यहाँ पे सन, ये है प्लैनेट, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन। ये एक लाइन है कि जो इस प्लैनेट को सन के साथ में ज्वाइन करती है। अब मान लीजिए कि ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट इस सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, आसपास घूम रहा है, सूरज के आसपास घूम रहा है। अब घूमेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करने वाला है। मान लीजिए कि ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट पहले एक पोजीशन पे था। मान लेते हैं कि ये प्लैनेट पहले कहां पे है? एक पोजीशन पे है, और इसने घूमना, इसका घूमना चालू है।
ये घूम रहा है, तो समझ लीजिए T1 ये जो टाइम है, T1 ये जो टाइम है, इस टाइम में ये प्लेनेट ए से पहुंचेगा बी तक। कहां तक पहुंचेगा? ए से बी तक। अब यहां से ये तो सन है, यस, इसको हम यस बोलेंगे, ये तो सन है। अब ये प्लैनेट ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचा है और ये इसके लिए इसको टाइम लगा है T1। अब ऐसा ही एक दूसरी कंडीशन यहां पे हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि यहां पे भी एक प्लैनेट है और ये प्लैनेट पहले था पी इस पॉइंट पे। अब ये भी, इसका भी तो मोशन चालू है, और जब ये मोशन करते रहेगा तो कुछ टाइम पीरियड में, यानी कि T2 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये पहुंचता है पॉइंट Q के ऊपर। अब एक बात यहां पे ध्यान में रखना है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट इज डिपेंड अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। प्लैनेट का जो मोशन रहता है ये सन से जो उसका डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये बात जहन में बिठाना है कि जब प्लैनेट ये सन से दूर होता है तब उसका जो मोशन होता है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और जैसे ही वो सूरज के नजदीक आता है, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस सूरज से कम है, तो जैसे ही ये प्लैनेट सूरज के नजदीक आएगा तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पॉइंट हर एक बात ख्याल में रखो, जब प्लैनेट सूरज से दूर होता है तब उसका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, और जैसे ही वो नजदीक आएगा, सूरज के नजदीक में आएगा, तब उसका स्पीड बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, इस ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से ऐसा होता है। जब यह प्लैनेट सूरज से दूर होता है तब ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, इसलिए उसका मोशन भी स्लो होता है। लेकिन जब यह सूरज के नजदीक आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी गति भी बढ़ जाती है। यह पॉइंट इतना याद में रखना है। अब हमने यहां पे यह सोचा था कि T1 ये टाइम है, और इस टाइम में इस प्लैनेट ने जो एरिया कवर किया था, ये है वो एरिया, ये एरिया T1 में, ये जो T1 है, इस T1 में इसने जो एरिया कवर किया है वो एरिया कौन सा है? ASB। ये है एरिया ASB। ये एरिया इस प्लैनेट ने कवर किया है T1 ये पीरियड में। और T2 ये जो पीरियड है, इस T2 पीरियड में इसने जो एरिया कवर किया है, ये इतना एरिया, ये एरिया, ये है PSQ। अब केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ये जो एरिया है ASB, इट इज इक्वल टू द एरिया PSQ। यानी कि ये जितना समय था, मान लो ये 5 मिनट का समय है, इस 5 मिनट के समय में इसने जो एरिया कवर किया था वो था ASB, और यहां का भी जो समय है ये भी 5 मिनट का ही है, और इसमें जो एरिया इसने कवर किया है वो है PSQ। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, अब ये जो है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, ये प्लैनेट को सन से जोड़ने वाली जो रेखाएं है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स, यानी कि कवर करना, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सेकंड लॉ बोलता है केपलर का। ध्यान दीजिए क्या बोलता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स यानी कि कवर करना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि इसका यह कहना है कि अगर यहाँ पे 5 मिनट में, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने जो एरिया जो कवर किया है ये है ASB,
5 मिनट में इसने इतना एरिया कवर किया है, तो उतना ही एरिया ये अगले 5 मिनट में भी कवर करने वाला है, भले वो सूरज से दूर हो या तो वो सूरज से नजदीक हो। क्योंकि यहाँ पे भले ही दूरी, अब आपको ये लगता है कि यहाँ का ये एरिया तो बहुत बड़ा दिख रहा और यहाँ का ये एरिया जो है ये तो छोटा दिख रहा, तो ये इक्वल कैसे हो गए? तो मैंने ये बताया था कि जब भी प्लैनेट घूमता है, जब वो दूर रहेगा तब उसका मोशन स्लो रहेगा, और जब वो नजदीक आएगा तब उसका मोशन बढ़ जाएगा। तो ये इसने उतने ही समय में उसका मोशन बढ़ जाने की वजह से उतनी ही दूरी तय की है कि जितनी दूरी ये एरिया के पास में है। ये है सेकंड लॉ। क्या बोलता है सेकंड लॉ? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू सन स्वीप्स, यानी कि कवर करना, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया सेकंड लॉ। अब तीसरा लॉ हम देखेंगे। यहाँ पे तीसरा लॉ क्या बोलता है, तो उसके लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। क्या है? तो क्या है देखो कि समझो ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट अब जो समझो ए इस पॉइंट पे है, और जब वो ए इस पॉइंट के ऊपर है तो यहां से उसको पूरा उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है वो समय है टी। टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। व्हाट इज टी? टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी कि ये जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट को सूरज के इर्द गिर्द यानी कि सूरज के आसपास पूरी एक जो रिवोल्यूशन है, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है वो समय है यहाँ पे टी। और अब ये प्लैनेट और ये जो सन जो है, इसमें का जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये डिस्टेंस है यहाँ पे आर, ये डिस्टेंस हम मानेंगे यहाँ पे आर। व्हाट इज आर? R is the distance between the planet and the sun. R ये है क्या है? ये डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? R is the distance between the planet and the sun. And what is T? T is the time required to complete one revolution. It is also called as time period. इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड। और आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का। अब इसके ऊपर हम तीसरा लॉ बनाएंगे। क्या बोलता है? टी। व्हाट इज टी? टी इज द टाइम पीरियड। व्हाट मीन द टाइम पीरियड? The time taken by planet to complete the one revolution. सूरज को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा उस समय को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब इसके ऊपर से हम बनाएंगे केपलर का थर्ड लॉ। क्या है केपलर का थर्ड लॉ? ये सीधा सीधा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इसके ऊपर से लॉ बनेंगे। व्हाट इज द टी स्क्वायर? व्हाट इज टी? क्या है? इट इज द टाइम पीरियड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसको हम बोलेंगे कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब ये पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काय को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो इसके ऊपर से लॉ क्या बनता है? द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो to the cube of mean distance between the planet and the sun। ये हो गया तीसरा लॉ। क्या है लॉ? इजी है। the square of orbital period of planet, the square of orbital period of planet is directly proportional to the cube of mean distance। mean distance कौन सा लिया है? ये प्लैनेट एंड ये सन जो है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने आर यहाँ पे कंसिडर किया है
और ये रूल क्या बोलता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब को। और आर क्यूब the period the square of period of revolution or the square of orbital period of planet is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। यानी कि ये प्लैनेट जो है प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस होगा उसका जो क्यूब है उस क्यूब को उसका ऑर्बिटल पीरियड का जो स्क्वायर है वो कैसा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है इसका तीसरा लॉ। अब ये तीनों भी लॉ जो है इसको हम लिख लेंगे एक बार। कौन सा लॉ है? पहला लॉ हमने देखा था, क्या देखा था पहला लॉ? देखो, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कौन सा भी बताया था उसका? अराउंड द सन इन एन elliptical orbit and sun is at one of its foci। ये हो गया पहला रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग planet to the sun sweeps sweep यानी कि कवर करना, sweep equal area in equal interval of time। यानी कि यहां पे हमने देखा था कि T1 और T2 ये सेम है। T1 और T2 ये तो टाइम पीरियड था, और अगर ये सेम है तो हमने डायग्राम पे से बताया था कि ये इस टाइम पीरियड में जितना भी एरिया वो कवर करेगा वो एरिया और इस टाइम पीरियड में कवर जो एरिया है वो दोनों भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। और ये तीसरा रूल था द स्क्वायर ऑफ orbital period of a planet is directly proportional to the cube of mean distance to the cube of mean distance। अब ये जो लॉ है इस लॉ को हमने लिखा था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस तरह से हमने इसको लिखा था। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू के आर क्यूब वेयर के इज द कांस्टेंट। के ये क्या है? कांस्टेंट है, और इसको हम बोलेंगे के प्लस कांस्टेंट, के प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गए केपलर की तीन लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉ समझ में आए होंगे। शुक्रिया।